कहानी की शुरुआत में हमें लेज़बान नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। एक दिन उस आदमी के घर में एक औरत आई है और वो औरत दिखने में ही काफी खतरनाक लग रही है। लेज़बान उस औरत से कहता है कि तुमने जो कुछ भी कहा था मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, चलो हम लोग ऊपर चलते हैं। लेकिन वो औरत लेज़बान को कहती है कि हम ये काम बेसमेंट में करेंगे और उसके बाद वो लेज़बान को लेके बेसमेंट में चली जाती है। इतना तो कंफर्म था कि वो औरत काला जादू कर रही है, लेकिन वो कर क्या रही है? वो लेज़बान से कहती है कि मैंने तुमसे जो चीज मांगी थी वो तुम लेके आए हो या नहीं। लेज़बान उसे नोटों की गद्दी देता है और बालों के टुकड़े। वो औरत उन बालों को एक पेपर में रख के खा लेती है। ये सब देख के लेज़बान को बहुत अजीब लग रहा है और उसके बाद वो उन पैसों को जला देती है और फिर वो लेज़बान का हाथ काट के उसके खून को उन पैसों से रंगने लगती है। लेज़बान ये सब देख के बहुत चीर रहा है। वो कहता है कि मुझे तुम पे यकीन नहीं है, तुम झूठ बोल रही थी। लेकिन लेज़बान को पता नहीं था कि वो किससे बात कर रहा है। अचानक लेज़बान मुड़ के देखता है तो ये देखता है कि वो औरत हवा में उड़ रही है। ये देख के लेज़बान बहुत डर जाता है। वो उस औरत के पास आता है और कहता है कि मुझे तुम पे यकीन है, मैं तुम्हारा गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद नोटों की बारिश होना शुरू हो जाती है। पैसों की बारिश होते हुए देख के लेज़बान बहुत खुश होता है। वो औरत लेज़बान को समझाती है कि यहाँ से बाहर जाओ, तुम्हें और भी बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब तुम्हारी जिंदगी में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, लेकिन अपना वादा याद रखना। क्या वादा किया था लेज़बान ने और कौन थी ये औरत? लेज़बान पैसे लेके तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन लेज़बान को उन पैसों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेज़बान रातों रात अमीर बन जाता है। सब कोई लेज़बान के पैसे से, उसके शोहरत से जलने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद लेज़बान की पहली बीवी मर जाती है और उसके बाद लेज़बान लक्ष्मी नाम की एक एक्ट्रेस के साथ शादी करता है। लेकिन फिर धीरे धीरे लेज़बान के पैसे खत्म होने लगते हैं, उसका बिजनेस बंद होने लगता है और लेज़बान और उसकी फैमिली गरीब हो जाते हैं। ये सब कैसे हुआ? उस औरत ने तो ये कहा था कि लेज़बान की जिंदगी में कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी, तो फिर लेज़बान गरीब कैसे हो रहा है? ये कहानी बहुत ही ज्यादा खौफनाक है, इसलिए मेरी सलाह मानिए तो लाइट अभी से ऑन कर लीजिए। कहानी आगे बढ़ती है और मूवी हमें इस कहानी की लीड कैरेक्टर और लेज़बान की बेटी अल्फी के पास लेके जाती है। अल्फी लेज़बान की पहली बीवी की बेटी थी। लेज़बान ने जब अपनी पहली बीवी और अल्फी की माँ के मरने के बाद एक्ट्रेस लक्ष्मी के साथ शादी की, तो उस वक्त से ही अल्फी ने अपने पापा को छोड़ दिया था और अब वो 10 साल से अपने पापा के पास नहीं थी। लेकिन अचानक उसे एक कॉल आता है और ये कॉल हॉस्पिटल से आया है और उसे पता चलता है कि उसके पापा लेज़बान बहुत बीमार है। वो हॉस्पिटल में पहुंचती है, वो लिफ्ट के अंदर जाती है, लेकिन अल्फी ये देख नहीं पाती कि एक साया उसके पीछे है। अल्फी को भी एहसास होता है कि जरूर कोई उसके पीछे है, लेकिन वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ कोई नहीं है। वो अपने पापा के रूम के बाहर जाती है जहाँ पर पहले से उसके सौतेले भाई बहन है। माया और रूबीन वहाँ मौजूद है और वहाँ पर रूबीन की गर्लफ्रेंड लिली भी है। माया अल्फी को बताती है कि पापा की तबीयत बहुत खराब है, जब से हम लोग गरीब हुए हैं तब से पापा अजीब अजीब बिहेव कर रहे हैं। वो अपने पुराने घर में जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं और अपने आप को वहीं पर बंद कर देते हैं। यहाँ पर उसी घर के बारे में बात हो रही है जिस घर में लेज़बान ने काला जादू किया था। माया अल्फी से कहती है कि हम लोग बहुत गरीब हो चुके हैं, हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि पापा का इलाज करवा सके। वो पुराना वाला घर तुम्हारे नाम पे है, तो क्यों ना हम उस घर में जाएं और जाके चेक करें, शायद हमें वहाँ पर कुछ ऐसा सामान मिल जाए जिसे बेचने के बाद हम शायद दोबारा अमीर हो जाए। अल्फी अपने भाई बहनों को ज्यादा पसंद नहीं करती। वो माया को कहती है कि ठीक है, हम ये सब बाद में देखेंगे और फिर माया और बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं। अल्फी अपने पापा के साथ अकेले है। वो लेज़बान के पास आती है और लेज़बान को कहती है कि आपको ऐसा देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपने मेरी माँ को छोड़ दिया था और मेरी माँ के मरने के बाद एक दूसरी औरत के साथ शादी कर ली। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी कर्मों का नतीजा है और मैं आज भी आपसे नफरत करती हूँ। ये सब देख के हमें समझ में आ रहा है कि अल्फी अपने पापा को पसंद नहीं करती। लेकिन तभी अचानक उस कमरे में अल्फी को एहसास होता है कि जो साया लिफ्ट में उसके पीछे था वो अब उसके पापा के कमरे में भी आ चुका है। अल्फी देखती है कि एक शैतानी साया उसके तरफ बढ़ रहा है और तब लेज़बान की भी आंख खुल जाती है और लेज़बान अल्फी का हाथ जोर से पकड़ लेता है। अल्फी बहुत डर जाती है। वो देख रही है कि एक साया उस तक आता जा रहा है। वो चिल्ला रही है, लेकिन फिर वो देखती है कि वो साया वहां से गायब हो चुका है। अल्फी को लगता है कि वो बच गई है, लेकिन फिर अल्फी ये देखती है कि वो साया उसके पास पहुंच चुका है। अल्फी चिल्लाने लगती है और उसकी चीखों की आवाज सुन के वहां पर माया और बाकी सब आ जाते हैं। लेकिन अब वो साया वहां पर है ही नहीं। वो साया तो वहां से जा चुका है, लेकिन लेज़बान अब अपने होश में आ चुका है। होश में आने के बाद लेज़बान अल्फी को पकड़ता है। वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। लेज़बान को देख के वहां पर सब कोई बहुत डर है। लेज़बान सबके ऊपर खून की उल्टियां कर रहा है और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। लेज़बान की हालत बहुत खराब है और अब उसकी दूसरी बीवी लक्ष्मी भी वहां पर आ जाती है। लक्ष्मी को लेज़बान के पैसों से प्यार था और अब लेज़बान के पास पैसे नहीं थे, उसके पास बस एक घर था जो कि अल्फी के नाम था और लक्ष्मी का ये प्लान था कि वो किसी भी तरह अल्फी को बहका के उस घर को बेच दे। अल्फी लक्ष्मी को पसंद नहीं करती थी,
थी वो लक्ष्मी को वहाँ से देखती है और फिर वहाँ से चली जाती है। रात में अल्फी को अपनी माँ की याद आ रही है। उस घर से उसकी माँ की भी यादें जुड़ी हुई थी। वो फैसला करती है कि वो उस घर में जाएगी। अगली सुबह अल्फी उस घर में पहुंचती है। वो घर जंगल के बीचों बीच था, एकदम सुनसान और वीराने में। अल्फी फाइनली अपने बचपन वाले घर में पहुंच चुकी थी, लेकिन अल्फी को मालूम नहीं था कि अभी क्या होने वाला है। अल्फी उस घर में पहुंच जाती है। वो अपने कमरे को देख रही है, लेकिन तभी उसे ये दिखाई देता है कि उस घर में एक छोटी सी बच्ची है। वो उस बच्ची का पीछा करते हुए नीचे की तरफ जाती है और तब उसे मालूम चलता है कि वो बच्ची उसके पापा की सबसे छोटी बेटी नारा है। लक्ष्मी, रुबेन, माया और नारा सब कोई वहाँ पर आ चुके हैं और अब लक्ष्मी अल्फी से बात करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि इस घर को बेच दो, लेकिन अल्फी लक्ष्मी से बहुत नाराज है। वो लक्ष्मी से कहती है कि तुम बहुत मतलबी हो। मेरी माँ मेरे पापा के साथ तब थी जब मेरे पापा के पास कुछ नहीं था, लेकिन तुम मेरे पापा के साथ तब आई जब मेरे पापा अमीर थे और अब तुमने उन्हें छोड़ दिया है क्योंकि वो गरीब हो चुके हैं। ये सुन के लक्ष्मी को गुस्सा आ जाता है और लक्ष्मी अल्फी को थप्पड़ मार देती है। अल्फी भी गुस्से में उठ के वहाँ से चली जाती है। लक्ष्मी का साथ उसकी बेटी माया दे रही है, लेकिन इन सब से अलग रुबेन बहुत अच्छा था। वो अपनी बहन को पसंद करता था। वो लक्ष्मी के पास खाना लेके जाता है। लक्ष्मी अपनी बैग में एक डायरी को देख रही है, लेकिन रुबेन के आने के बाद वो उस डायरी को छुपा देती है। रुबेन अल्फी को समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, माँ की बात का बुरा मत मानो और माया की बात का तो बुरा मानना ही मत। वो दिल से बहुत अच्छी है, बस हम जब से गरीब हुए तब से माया थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। अब धीरे धीरे रुबेन भी अल्फी को पसंद आ रहा है, लेकिन तभी वहाँ माया आ जाती है और माया रुबेन को बुलाती है। माया रुबेन को एक कमरा दिखाती है, वही लाल दरवाजा, वही बेसमेंट का दरवाजा। लिज़बान ने काला जादू किया था, वो दरवाजा बंद है। माया अपने भाई को कहती है कि जरूर इस दरवाजे के अंदर कुछ ना कुछ है, जरूर शायद इसके अंदर कोई पैसा हो, कोई सोना हो, हमें यहाँ जाके देखना चाहिए। वो लोग रुबेन को कहते हैं कि दरवाजा तोड़ दो, हम लोग नीचे जाके चेक करेंगे। जहाँ पर एक तरफ वो लोग दरवाजा तोड़ने की तैयारी कर रहे थे, वहीं पर ऊपर अल्फी को अपने पापा के कमरे में एक डायरी मिलती है, जिसे देख के कोई भी बच्चा ये कह सकता है कि इस डायरी में काला जादू किया गया है। अल्फी समझ जाती है कि इस घर में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है और वहाँ नीचे रुबेन दरवाजे को तोड़ चुका है। अब वो तीनों बेसमेंट के नीचे जाने वाले हैं, लेकिन तभी वहाँ अल्फी आ जाती है। अल्फी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि नीचे मत जाना, इस घर में कुछ ना कुछ तो अजीब है, लेकिन लक्ष्मी को ऐसा लग रहा है कि अल्फी उन्हें पैसे लेने से रोकना चाहती है। वो अल्फी के साथ झगड़ा कर रही है, अल्फी उन्हें समझा रही है और इस बीच वो सब देख नहीं पाते कि बेसमेंट से एक हाथ निकल के बाहर आ रहा है। नारा उस हाथ को देख लेती है और वो अपनी माँ को चिल्लाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि वो हाथ लक्ष्मी को पकड़ के बेसमेंट के अंदर ले जाता है और यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का खौफनाक सफर। एक ऐसी कहानी जिसे देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप रात में अकेले सो पाएंगे। लक्ष्मी के साथ क्या हुआ, कौन है बेसमेंट के अंदर, बहुत सारे सवाल है और हर एक जवाब में एक खौफनाक सफर। लक्ष्मी बेसमेंट के अंदर चली जाती है और बेसमेंट के अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही है। माया अपनी माँ को बचाने के लिए जाना चाहती है, लेकिन रुबेन माया को रोक रहा है। माया रुबेन को समझाती है कि वो हमारी माँ है, हमें नीचे जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले वो लोग कोई फैसला कर पाते। लक्ष्मी खुद वहाँ से बाहर आ जाती है, लेकिन जो बाहर आई थी वो लक्ष्मी नहीं थी, बल्कि उसके रूप में एक शैतान थी। लक्ष्मी को देख के कोई भी ये कह सकता था कि लक्ष्मी के अंदर शैतान अब घुस चुका है। लक्ष्मी अब माया के ऊपर हमला करती है, माया के हाथ को काट लेती है। अब वो माया को कभी भी खाने वाली है, लेकिन उसी वक्त अल्फी आके लक्ष्मी के ऊपर हमला कर देती है। सबको ऐसा लगता है कि शायद लक्ष्मी मर चुकी है, लेकिन अगर शैतान को मारना इतना ही आसान होता तो हर शैतान बहुत ही आसानी तरीके से मर जाता। लक्ष्मी फिर से उठ जाती है और उसे देख के सब कोई डर रहे हैं। वो उन लोगों को देखती है और कहती है कि तुम लोगों को अपना कर्ज अपनी आत्मा दे के चुकाना पड़ेगा और अब तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा। लक्ष्मी बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही है और वो उस घर से भाग जाती है। अब उन्हें ये तो समझ में आ चुका है कि जो कुछ भी है उस बेसमेंट के अंदर है। रोमेन एक बार फिर से उस बेसमेंट को लॉक कर देता है। अब लक्ष्मी वहां से जा चुकी है और उन्हें वहां से भागना है, लेकिन वो लोग भागेंगे कैसे? शैतान उन्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने थोड़ी ना देगा। रुबेन और अल्फी बाहर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि लक्ष्मी ने सारी कार को खराब कर दिया है। अब वो लोग जाएंगे कैसे, कैसे भागेंगे? अल्फी रुबेन को समझाती है कि माया की हालत बहुत खराब है, माया को लक्ष्मी ने काटा है, ये भी हो सकता है कि माया भी इन्फेक्टेड हो जाए, वो भी शैतान बन जाए। नारा भी बहुत डरी हुई है। अल्फी रुबेन को अपना मोबाइल देती है और कहती है कि मैं माया को लेके गांव की तरफ जाती हूँ, तब तक तुम मेरा मोबाइल लो और मेरे मोबाइल से पुलिस को बुलाओ ताकि वो यहाँ पर आके हमारी मदद कर सके। अल्फी माया को लेके घर से निकल जाती है और रुबेन नारा के साथ घर में अकेला है। बीच रास्ते में माया को भी ये समझ में आ जाता है कि अल्फी उससे प्यार करती है। वो अल्फी को कहती है कि मेरी जिंदगी भी कोई अच्छी नहीं है, मेरे पापा हमेशा तुमसे ज्यादा प्यार करते थे और मेरी माँ तो हम में से किसी से प्यार नहीं करती, इसलिए मैं नहीं चाहती कि हम बहनें आपस में नफरत से रहे। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों बहनें आपस में
बहुत प्यार से रहे। अब अल्फी भी माया के ऊपर भरोसा कर रही है, लेकिन अब ये कहानी प्यार मोहब्बत वाली नहीं है, ये कहानी अब शैतान वाली बन चुकी है। वो दोनों आगे की तरफ देखते हैं और ये देखते हैं कि उनके सामने लक्ष्मी है और उन्हें ये तो पता है कि लक्ष्मी ने अगर उन्हें देख लिया तो अंजाम बस एक होगा, एक दर्दनाक मौत। अल्फी माया को लेकर छुप जाती है, लेकिन अब उन्हें लक्ष्मी को मारना ही पड़ेगा। अल्फी माया से कहती है कि मैं लक्ष्मी को मार के आती हूँ, तुम यहीं पर बैठी रहना। अल्फी अपना बैग माया को देके लक्ष्मी के पीछे जाती है, लेकिन लक्ष्मी वहां से गायब हो चुकी है। तभी अल्फी को पीछे से माया की आवाज आती है और माया के हाथ में अल्फी की डायरी है और माया अल्फी को कह रही है कि तुम हमारा पीछा कर रही थी, तुम हमसे चाहती क्या हो, तुम मुझे मारना चाहती हो ना। आखिर ऐसा क्या था अल्फी के डायरी में जिसे देख के माया इतना डर गई और उसके बाद माया जंगल के अंदर भाग जाती है। अल्फी माया को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन माया अब जंगल की तरफ भाग चुकी है। जहाँ पर एक तरफ अल्फी ने माया को खो दिया था, वहीं दूसरी तरफ घर में रूबेन अपनी गर्लफ्रेंड लिली को कॉल करता है और उसे मदद के लिए बुलाता है। अब कुछ देर की बात है, लिली रूबेन की मदद करने के लिए वहां पर पहुंच जाएगी और अब अल्फी भी घर में पहुंचती है और फिर वो रूबेन को अपनी डायरी देती है। उस डायरी में लक्ष्मी और उसके बेटे रूबेन, नारा और माया की फोटो थी और सबकी फोटो कटी हुई थी। उनकी फोटो को अल्फी ने ही काटा था। अल्फी रूबेन को समझाती है कि मैं बहुत गुस्से में थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। और इस डायरी को देख के माया को ऐसा लगा कि मैं उसे मारना चाहती हूँ, इसलिए वो जंगल में भाग गई। अल्फी रूबेन को समझाती है कि अब सुबह होने वाली है और हम लोग माया को छोड़ के यहाँ पर जाएंगे नहीं। सुबह में हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और माया को लेके यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सुबह तक तो सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि बेसमेंट के अंदर से वो साया एक बार फिर से निकल जाता है और अब वो साया नारा के पास पहुंचता है। नारा अकेले कमरे में सो रही है और नारा को आवाज आती है कि नारा मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन नारा ये समझ चुकी थी कि उसकी माँ यहाँ से जा चुकी है। वो चिल्लाती है कि तुम मेरी माँ नहीं हो और फिर वो शैतानी साया नारा के पास आ जाता है। वो नारा को मारना चाहता है, लेकिन तभी उसी वक्त वहां पर अल्फी और रूबेन आ जाते हैं और वो नारा को बचाने की कोशिश करते हैं और फिर वो शैतानी साया अल्फी के पास आ जाता है। उस साये को देख के अल्फी डर जाती है, क्योंकि इस साये को अल्फी ने पहले भी देखा था और इस साये को शायद हमने भी देखा है। ये उसी औरत की तरह लग रही है जिसने मूवी के स्टार्टिंग में लेज़बान के साथ मिल के जादू किया था। तो वो औरत मरी कैसे? क्या वो पहले से शैतान थी? बहुत सारे सवाल है। रूबेन अल्फी और नारा को उस शैतान से बचा लेता है, लेकिन अल्फी और नारा अब दोनों बेहोश हो चुके हैं। जहाँ पर एक तरफ अल्फी और नारा बेहोश हो चुके हैं, वहीं पर दूसरी तरफ जंगल में अब लक्ष्मी माया को ढूंढ लेती है और अब वो माया के ऊपर हमला कर देती है और माया खुद को बचाने के चक्कर में लक्ष्मी को मार देती है। उसने लक्ष्मी को तो मार दिया, लेकिन लक्ष्मी के अंदर का शैतान अब माया के अंदर पहुंच चुका है और अब माया भी इंसान रही नहीं है, वो भी एक शैतान बन चुकी है। हमें दिखाया जाता है कि अब सुबह हो चुकी है और लिली रूबेन का इंतजार करते हुए वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन जंगल में उसकी मुलाकात माया से होती है और माया सबसे पहले लिली को मार देती है और फिर माया घर की तरफ लौटती है। अब माया के सर पे शैतान सवार था। उसे बेसमेंट की तरफ से आवाज आती है कि माया मेरे पास आओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। माया बेसमेंट के पास चली जाती है। वहां पर वो देखती है कि 4-5 डॉल है और डॉल ने वही सारे कपड़े पहने हुए जो कपड़े माया, रूबेन, एल्फी और नारा ने पहने हैं, यानी कि ये एक वुडू डॉल है। वुडू डॉल का मतलब आपको पता नहीं है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये एक ऐसी डॉल होती है जिसपे काला जादू किया जाता है और इस डॉल की मदद से हम सामने वाले इंसान को काबू कर सकते हैं, उसे अपने हाथों की कठपुतलियां बना सकते हैं और उसे कभी भी मार भी सकते हैं। अब वो साया माया से कहता है कि माया मेरे पास आओ, मेरी गुलाम बन जाओ और फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे सिर्फ नारा और अल्फी चाहिए और कोई भी नहीं। माया मान जाती है और माया ये नहीं देख पाती कि उसके पीछे वही शैतान है और वो शैतान अब माया के अंदर जा चुकी है। और वहां ऊपर एल्फी को सपने में उसकी माँ दिखती है। जब उसकी माँ मर रही थी तो वो साया उसकी माँ को मार रहा था और सबसे पहले एल्फी ने उस साया को अपनी माँ को मारते हुए देखा और अब वो साया एल्फी को भी मारना चाहता है। एल्फी चिल्लाती है, लेकिन अब माया वहां पहुंच चुकी है। माया की शक्ल बहुत सही लग रही है। माया तो इतनी खराब हालत में थी तो वो इतनी अच्छी कैसे हुई? एल्फी रूबेन को कहती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। वो जो भी शैतान है वो लेज़बान के खून के पीछे है, यानी कि मेरे और नारा के पीछे। रूबेन और माया लक्ष्मी के बेटे थे, यानी कि लक्ष्मी के पहले पति के बच्चे। उस साय को तो सिर्फ लेज़बान का खून चाहिए था, यानी कि अल्फी और नारा। कौन था ये साया? उसे लेज़बान का खून क्यों चाहिए था? ये बात हमें थोड़ी देर में जरूर पता चलेगी। अल्फी कहती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन अब माया हंसने लगती है और माया सबको कहती है कि वो हमें यहाँ से जाने नहीं देगा और फिर माया अपने असली रूप में आ जाती है। वो लोग समझ जाते हैं कि वो शैतान माया के अंदर भी जा चुका है और वो शैतान अब किसी को नहीं छोड़ेगा। माया वहां से गायब हो जाती है। रूबेन अल्फी से कहता है कि तुम नारा के पास रहना, मैं माया को ढूंढने जा रहा हूँ। रूबेन माया को ढूंढते हुए ऊपर की तरफ जाता है, जहाँ पर रूबेन का सामना
उसी औरत के शैतान से होता है। उस शैतान से बचते हुए रुबेन एक कमरे में चला जाता है जहाँ पर माया उसका इंतजार कर रही है। माया रुबेन को समझाती है कि हमें नारा और अल्फी की बलि देनी पड़ेगी और उसके बाद हमें कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। लेकिन रुबेन माया की बात नहीं मानता और अब माया के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा। वो रुबेन के वुडू डॉल से रुबेन के पैर को तोड़ती है, उसके हाथ को तोड़ती है और उसके बाद अल्फी और नारा के सामने रुबेन को मार देती है। रुबेन तो मर चुका है लेकिन बचेंगे अल्फी और नारा भी नहीं, क्योंकि माया के पास उन दोनों की भी वुडू डॉल है। वो उन दोनों की वुडू डॉल से उन दोनों को बेहोश कर देती है। और अब बारी है सारे सवालों के जवाब की। अल्फी की आंख खुलती है तो अल्फी ये देखती है कि वो औरत काला जादू कर रही है और उसके बाद वहाँ पर लेज़बान आता है। वो औरत लेज़बान से कहती है कि तुम अपनी बेटी अल्फी का बाल लाए हो ना। लेज़बान कहता है कि वो मेरी बेटी है, मैं उसकी बलि नहीं दे सकता। वो औरत लेज़बान को समझाती है कि तुमने वादा किया था, तुम्हें उसकी बलि देनी ही पड़ेगी। लेकिन लेज़बान मानता नहीं। लेज़बान उस औरत को अपनी बीवी का बाल दे देता है और वो औरत गलती से साय के रूप में उसकी बीवी को मार देती है। लेज़बान को पता था कि वो औरत उसे भी नहीं छोड़ेगी, लेकिन इससे पहले वो औरत उसे कुछ कर पाती। लेज़बान उस औरत को खंजर मार देता है, लेकिन मरने से पहले वो औरत लेज़बान का बाल नोच के खा जाती है और कहती है कि अब तुम्हारा सारा खून मरेंगे और उन्हें मैं ही मारूंगी। तुमने वादा किया था कि तुम पैसों के बदले बलि दोगे, अपनी बेटियों की बलि दोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तो अब तुम्हारे पास ना पैसे रहेंगे ना तुम्हारी बेटियां। उसके बाद वो औरत तो मर गई, लेकिन शैतान बनके उसने सबसे पहले लेज़बान की पहली बीवी को मारा और उसके बाद उसकी बेटी के पीछे पड़ गई। लेज़बान ने उस औरत के शैतानी रूप को रोकने के लिए उसे बेसमेंट में बंद कर दिया, लेकिन लक्ष्मी ने उस बेसमेंट का दरवाजा खुलवा के उस शैतानी औरत की आत्मा को आजाद कर दिया और अब उसकी आत्मा माया के अंदर है। माया अल्फी के पास आती है और कहती है कि पहले मैं तुम्हें मारूंगी और उसके बाद नारा को। और फिर वो अल्फी के वुडू डॉल को चोट पहुंचाना शुरू करती है। अल्फी को भी दर्द होने लगता है, लेकिन फिर अल्फी की नजर माया के गले पे जाती है जहाँ पर माया की भी डॉल है। वो हंसने लगती है और माया उसके पास आके ये पूछती है कि तुम हंस क्यों रही हो। वो माया के साथ बदतमीजी करती है। माया को गुस्सा आता है और इसी बीच मौके का फायदा उठा के अल्फी माया की डॉल को उठा लेती है और इससे पहले माया अल्फी को मार पाती, अल्फी माया के डॉल को जला देती है। माया तो मर जाती है, लेकिन उस शैतानी औरत की आत्मा अभी भी है और वो नारा या अल्फी को बेसमेंट से बाहर नहीं जाने देगी। अल्फी को पता था कि उस औरत को कैसे मारा जाए। लेज़बान ने उस औरत को मार के उसके शरीर को बेसमेंट में ही दफनाया था। अल्फी उसके शरीर को बाहर निकालती है और उसके पेट से लेज़बान का बाल बाहर निकाल के उसे भी जला देती है। अब इस शैतानी औरत की आत्मा खत्म ही होने वाली है, लेकिन खत्म होने से पहले वो अपने साथ अल्फी को भी मारना चाहती है। वो अपने साथ अल्फी को भी लेके कब्र में चली जाती है। अल्फी को ऐसा लगता है कि शायद वो मर जाएगी, लेकिन फिर वो हिम्मत करके उठती है और उसकी जान बचाती है नारा। पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है, लेकिन बचे हैं सिर्फ नारा और अल्फी। फाइनली अल्फी और नारा उस घर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, ये खूनी खेल, ये खौफनाक सफर यहीं पर खत्म हुआ? बिल्कुल भी नहीं। इस मूवी का पार्ट 2 भी है, जो कि जल्दी मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।